तो नाउ जनाब हम अब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी सवाल की तरफ आते हैं। जरा मुख्तलिफ नौयत का क्वेश्चन है, शायद ऐसा क्वेश्चन आपने देखा ना हो पहले। तो इसमें कुछ डिफरेंट रिवर्स कैलकुलेशन है। मतलब देखिए, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ट्रायल बैलेंस में तवज्जो सुनेंगे सब लोग। ट्रायल बैलेंस में शेयर कैपिटल का जो बैलेंस दिया जाता है वो हमेशा क्लोजिंग बैलेंस होता है। शेयर अगर ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए होंगे तो वो इशू होने के बाद होगा। लेकिन हमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाने के लिए शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो अगर कोई शेयर इशू हुए हैं उसको आप रिवर्स कर दें ताकि आप बैलेंस बीडी तक पहुंच सकें। ठीक है ना बेटा। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में शेयर प्रीमियम भी ऑब्वियसली क्या होगा, अगर शेयर इशू हुए हैं तो इंक्रीज होने के बाद होगा, अगर उसकी एंट्री बन चुकी है। अच्छा, अगर बोनस शेयर की आप एंट्री बना चुके हैं तो बोनस शेयर का इफेक्ट भी इस पर आ चुका होगा, किस पर, शेयर कैपिटल पर। बाज़ दफा एग्जामिनर क्या करता है, राइट शेयर्स का लफ्ज इस्तेमाल करता है और ट्रायल बैलेंस में राइट शेयर्स का लफ्ज दिखाता है। तो इसका कोई इशू नहीं है, अगर राइट शेयर्स का लफ्ज दिख रहा हो तो आप क्या करें, राइट शेयर्स को शेयर कैपिटल में ऐड कर दें। बस इस बात का ख्याल रखें कि राइट शेयर में कोई शेयर प्रीमियम का एलिमेंट है तो फेस वैल्यू के बराबर इफेक्ट लेंगे इस पर, शेयर कैपिटल पर, और उससे अबव जो इफेक्ट है वो कहां ऐड करते हैं, शेयर प्रीमियम। ठीक है जनाब, ये सारी बातें याद है। तो अब आपके सामने इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। और एक और चीज जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स है, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई फाइनल डिविडेंड पे हुआ है या कोई डिविडेंड इंटरम डिविडेंड पे हुआ है जिसकी एडजस्टमेंट बन चुकी है, तो वो जो रिटेन अर्निंग होगी वो डिविडेंड माइनस करने के बाद होगी और प्रॉफिट ऐड करने से पहले होगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पॉइंट के तो मसला नहीं है, खाली आप प्रॉफिट ऐड कर दें आपको क्लोजिंग रिटर्न मिल जाएगी। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर आपको क्या करना होगा बेटा, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग को क्लोजिंग रिटेन अर्निंग बनता हुआ दिखाना होगा। तो उसके लिए रिक्वायर्ड होगा आपको बैलेंस बीडी, किसका, रिटेन्ड अर्निंग का। और रिटेन अर्निंग के बहुत सारे और नाम है, अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है। नाउ लिखा हुआ क्या आ गया बेटा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना, 3,60,000। 10% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी आ रहे हैं। और एक नई एंट्री ऐड हुई रिडेम्पशन की। कल पेपर के अंदर रिडेम्पशन की एंट्री पूछेगा। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन मतलब शेयर्स वापस करना। इशू करने की तो एंट्री आपको आती है, अब एक एंट्री और है रिडेम्पशन की, शेयर वापस करने की एंट्री। वो आने वाली है कल की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में। तो मैं चाहता हूं कि अपने दिमाग से आप क्या करें, उसको सॉल्व करें। ठीक है। और किसी को ना आती हो तो बासित भाई से राब्ता कर सकता है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स 90,000। उसके बाद शेयर प्रीमियम 14,000। भाई मैसेज आ रहे हैं बासित भाई आपके लिए। बासित भाई आपके लिए कमेंट आया बिलाल भाई का, बासित अपनी मुझो से सवाल अटेम्प्ट करेगा डेबिट क्रेडिट करके। बासित भाई ये यार, ये क्या मसला है बासित भाई, क्या बातें हो रही हैं आपके लिए। जब तारीफ हो रही तब टाइम जाया नहीं हो रहा था, हैं अब टाइम जाया हो रहा है तुम्हारा। अच्छा जी, तो बिलाल भाई फॉर्म में आ गए, उनको पढ़ना आज भी नहीं है, मतलब ये साबित हुआ। जाफरी साहब आपको स्माइल दे रहे हैं बेटा, मोहसिन जाफरी, बड़ी महंगी स्माइल है बता रहा हूं मैं। ओके जनाब, अब ये समझिएगा जरा इस बात को, देखिए अब ये बड़ी तवज्जो से पढ़ना है आपने इस चीज को। हाफ ऑफ द ऑथराइज कैपिटल वाज इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। आपको पता है ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, जितने नंबर ऑफ शेयर से कंपनी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूं 100 मिलियन शेयर से कंपनी क्या रजिस्टर्ड है, तो अगर मैं बोलूं 100 मिलियन में से 50% शेयर्स क्या है, इशूड है। तो मतलब क्या था, तो साल के स्टार्ट पर कितने शेयर इशूड थे, 50 मिलियन। और 50 को मल्टीप्लाई क्या कर दो आप, 10 कर दो फेस वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, 500 मिलियन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ,
मतलब वो बता ये रहा है कि मतलब हाफ ऑफ द ऑथोराइज शेयर वॉज इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जो शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस था, आवाज नहीं आई बेटा, वो क्या था? हाफ था किसका? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब अगर अभी आपको जो शेयर कैपिटल का बैलेंस दिखाई दे रहा है, अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर इशू हुए हैं, तो फिर ये हाफ नहीं रहा ना, ये तो हाफ से ज्यादा हो गया। इस बात को समझिए। क्या कहोगे? जवाब दो ना बेटा। क्या ये बात समझ नहीं आ रही बेटा? उसके बाद क्या कहता है? 75% of the preference shares are now issued. Preference shares cumulative dividend were issued on January 1, 2010. यानी ये जो प्रेफरेंस शेयर हैं इसी साल इश्यू हुए हैं। और ये ऑथराइज कैपिटल का कितना है? 75%। तो अब तो फिर तो बड़ा सिंपल हो गया। 90,000 अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल का 75% है, तो जरा 90,000 को डिवाइड करो सब लोग 0.75 से। 1,20,000। तो 1,20,000 क्या है? 1,20,000 क्या है? प्रेफरेंस शेयर का ऑथराइज शेयर कैपिटल। सही है? पक्का कंफर्म? तो मतलब 1,20 में से 90,000 शेयर्स क्या, मतलब 90,000 फेस वैल्यू वाले शेयर्स क्या हो गए? इशू हो गए। 75% शेयर इशू हो गए। जवाब दे बेटा। फेस वैल्यू तो उनकी कितनी है? 100 ईच है। तो अगर आप 90 को डिवाइड बाय 100 करें तो आंसर क्या बनता है? ये सारी वैल्यू अज्यूम करें, ये रुपीज इन थाउजेंड में वैल्यूज, हाँ इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो वैल्यू है सारी की रुपीज इन थाउजेंड में। तो इट इज नॉट 90,000, इट इज व्हाट 90 मिलियन। तो 90,000 ये रुपीज इन थाउजेंड में, पहले बता दूं मैं आपको, ऊपर लिखा हुआ नहीं है, मेंशन करना भूल गया हूं मैं, ये रुपीज इन थाउजेंड में। ठीक है? तो 90,000 को अगर आप डिवाइड बाय 100 करोगे तो आंसर क्या आता है? 900। और 900 का क्या 3 जीरो और लगा दो, 9 लाख। तो 9 लाख क्या हो गया बेटा? शेयर्स हो गए। 9 लाख शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 100 से। तो आंसर क्या बनेगा? 90 मिलियन। जवाब तो दो बेटा प्लीज। तो 9 लाख शेयर्स हैं, 9 लाख को डिवाइड करो 0.75 से, तो क्या बनेगा? 12 लाख। आवाज नहीं आ रही बेटा? तो आपका रजिस्टर्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो कितना है? 12 लाख है, नंबर ऑफ शेयर्स के लिहाज से। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे फेस वैल्यू से, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? फेस वैल्यू से, तो फिर क्या मिल जाएगा? शेयर कैपिटल मिल जाएगा किसमें? अमाउंट में। यस और नो बोलिए। ऐसा ही है ना? इसको बुलाना है। वो मैं इसको बाहर थोड़ी भेजा, बुलाने के लिए भेजा, बुलाने के लिए। बुलाओ उसको, बुलाओ सबको, इनको बुलाओ। अबे यार ये बे। ओके जनाब, तो हमारी बात हो गई इस हवाले से। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्या लिखा हुआ है बेटा? कि ड्यूरिंग अगस्त 2009 लिखा हुआ है। हाँ इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है हमने? ये होगा 17, है ना? इसको जरा करेक्ट करके 17 कर लेते।
In August 2017, a bonus issue of 20% was made as a final dividend for the year ended. ये भी गलत है. हाँ बेटा कर रहा हूँ सही उसको भी. ठीक है. ओके जी, ओके. बाकी तब चीजें ठीक हो चुकी हैं इसकी. ओके नाउ प्लीज. तो लिखा हुआ जनाब, इन अगस्त 2017 हमारा ईयर एंड अभी 30 जून 2018 है. तो ईयर स्टार्ट क्या होगा 1 जुलाई 2017. तो साल स्टार्ट होने के बाद की बात हो रही है. तो अगस्त 2017 a bonus issue of 20% was made as final dividend for the year ended 30th June 2017. पिछले अकाउंटिंग पीरियड का फाइनल डिविडेंड पे हुआ किस शक्ल में? बोनस शेयर की शक्ल. तो इसका मतलब क्या है, ये जो शेयर कैपिटल आपको 30 जून 2018 को दिया हुआ है, ये बोनस शेयर पे करने के बाद दिया. तो इसका मतलब जो रिटेन अर्निंग है वो बोनस शेयर इशू करने के बाद है. मतलब इसमें से इफेक्ट लेस हुआ है, इसमें क्या हुआ है, ऐड हुआ. तो हमें रिटेन अर्निंग का भी बैलेंस बीडी चाहिए, शेयर कैपिटल का भी बैलेंस बीडी चाहिए. यस और नो? तो अगर ये बैलेंस, अब जाहिर सी डिविडेंड इज ऑलवेज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ, यार आवाज ही नहीं आ रही यार. डिविडेंड इज ऑलवेज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल. तो अगर ये वाली वैल्यू 20% बोनस इशू करने के बाद है, तो ये वैल्यू क्या हुई, 120% हुई ना. तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 120 करूं, इसको डिवाइड बाय 120 करूं और मल्टीप्लाई बाय 100 करूं, तो मुझे बैलेंस बीडी मिल जाएगा शेयर कैपिटल का 3 लाख. तो अगर 3 लाख बैलेंस बीडी है जो कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का क्या है 50% है, तो बताओ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना हुआ? 6 लाख. क्या कहते हो? तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मिल गया इस तरीके से. क्या कहते हो? एमसीक्यू में कवर कर सकता है ये वाला पॉइंट, कि अगर आपको शेयर कैपिटल दिया हुआ हो, उसके जरिए एग्जामिनर क्या पूछे कि बताओ आपकी कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है. ठीक है बेटा, बात समझ में आती है? चलें, जबरदस्त, अच्छी बात है भाई. उसके बाद on 30th June 2018 directors have decided to make the following appropriation. Transfer amount to rupees 45 million to general reserve. ये ट्रांसफर्स हैं. Close the reserve for factory at it has been purchased during the year. ये क्या है? कैपिटल रिजर्व है. ये क्या है? कैपिटल रिजर्व है. अच्छा, अब देखें, एक टेक्निकल मसला है कि सवाल होता है कि आपने रिजर्व से फैक्ट्री खरीद ली. रिजर्व से फैक्ट्री नहीं खरीदी होती. समझिएगा जरा बात को. फॉर एग्जाम्पल, आप जब ये रिजर्व क्रिएट कर रहे थे तो आपने एंट्री बनाई थी रिटेन अर्निंग डेबिट रिजर्व फॉर फैक्ट्री क्रेडिट. तो इस एंट्री को बनाकर आप शेयर होल्डर्स को ये कम्युनिकेट कर रहे थे, ये स्टेक होल्डर को, कि भाई रिटेन अर्निंग में जो इतना अमाउंट रखा हुआ है ना, इसको हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले नहीं है, हम उसको कैपिटल रिजर्व बना रहे हैं. क्यों? इसका मकसद ये है कि हम इससे क्या इस रिजर्व के बराबर जो कैश हमारे पास रखा हुआ है उससे हम क्या खरीदेंगे? फैक्ट्री खरीदेंगे. फैक्ट्री तो आपने कैश से खरीदी है ना. जितनी इक्विटी आपके पास रखी हुई है उतना कैश आपके पास रखा होगा. एसेट आर इक्वल टू इक्विटी, मतलब आपने प्रॉफिट कमाया है वो इक्विटी में, लेकिन जिस शक्ल में कमाया है वो कैश में. तो जब आपने कल क्या किया, फैक्ट्री खरीदी, तो आपने एंट्री बनाई फैक्ट्री डेबिट कैशिया बैंक. तो भाई इस एंट्री में कोई रिजर्व इस्तेमाल नहीं हुआ, हमने रिजर्व से कोई फैक्ट्री नहीं खरीदी. ये सिर्फ रिजर्व एक कम्युनिकेशन था. किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए. तो अब हमने फैक्ट्री परचेज कर लिया, रिजर्व को क्लोज कर दो. कैसे क्लोज करो? उसी एंट्री को रिवर्स करके जिससे बनाया था. मतलब रिजर्व फॉर फैक्ट्री डेबिट
रिटेन अर्निंग क्रेडिट। अब ये पैसा अगर दोबारा रिटेन अर्निंग में ऐड भी हो जाए तो क्योंकि ये इक्विटी जो हमारे पास मौजूद है इसके बराबर पैसा कैश फॉर्म में तो वैसे ही मौजूद नहीं है, उस कैश फॉर्म को रिप्लेस किसने कर दिया? फैक्ट्री ने। तो अब तो वैसे ही उनको डिविडेंड नहीं मिल सकता इसके बराबर। क्यों? क्योंकि इसके बराबर जो कल कैश हमारे पास कल तक अवेलेबल था वो कैश नहीं रहा, वो फैक्ट्री बन गई। तो जाहिर सी बात है इस रिजर्व को क्लोज कर दो। कुछ समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट? तो ये एक इंटरव्यू में सवाल हो चुका है कि ये जो रिजर्व होता है इससे हम एसेट किस तरह खरीदते हैं। हम बोलते हैं हम रिजर्व से एसेट नहीं खरीदते, एसेट तो हम कैश से खरीदते हैं, लेकिन रिजर्व इस बात की कम्युनिकेशन है कि हमने इतना पैसा इस काम के लिए क्या कर दिया? मुक्तस कर दिया। कुछ समझ में आई बात या नहीं? तो इट इज जस्ट फॉर व्हाट? कम्युनिकेशन। क्रिएट अनदर रिजर्व फॉर कंटिंजेंसी एट फॉर ₹31 मिलियन। एक कंटिंजेंसी रिजर्व क्रिएट कीजिए, कितने का? 31 मिलियन का। Profit after tax for the year ended 30th June 2018 was 121,000। ऊपर ₹3,000 है ना, ये 121,000, ये कितना हो? 121 मिलियन। उसके बाद एज पर कंपनी एक्ट 2017 इट इज अलाउड टू मेंटेन रीवैल्यूएशन सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, प्रीवियसली इट वाज नॉट अलाउड। यानी पहले हम रीवैल्यूएशन सरप्लस को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी के बाद एक सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे दिखाया करते थे। ये रिस्ट्रिक्शन किसी तरह से थी? कंपनी ऑर्डिनेंस की तरफ से थी। अब क्योंकि कंपनी ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, क्या बन चुका है? कंपनी एक्ट रिपील्ड हो गया ना, खत्म हो गया, क्या बन गया? कंपनी एक्ट। तो कंपनी एक्ट में आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को दिखा सकते हो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी में, इक्विटी का पोर्शन बना के दिखा सकते हो। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंज के अंदर क्या होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस का कॉलम भी क्या होगा? अपीयर होगा। क्या ख्याल है? अच्छा, द बैलेंस ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस एट 30th June 2018 इज व्हाट? 15,000। बैलेंस कितना है? 15,000 है। ड्यूरिंग द ईयर अ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड एंड इंक्रीमेंटल डेप्शन वाज चार्ज। इस साल दो काम हुआ है, एसेट को आपने डाउनवर्ड रिवैल्यू किया है, उससे क्या हुआ है? सरप्लस में क्या आ रही है? कमी आ रही है। कितने से? 4,000 से। और देखो दो बातें रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, तो डाउनवर्ड रिवैल्यू किया है और इंक्रीमेंटल डेप्शन चार्ज की। डाउनवर्ड रिवैल्यू कितने से किया? 4,000 से, और इंक्रीमेंटल डेप्शन चार्ज की। डाउनवर्ड रिवैल्यू की तो एंट्री किया सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो इसका इफेक्ट नेगेटिव होगा सरप्लस के ऊपर। लेकिन जो इंक्रीमेंटल डेप्शन का इफेक्ट है वो क्या है? सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो अगर ये आपकी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है परफॉर्म, तो नाउ व्हाट इज योर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? ये मेरा सवाल है। व्हाट इज योर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को जवाब दे इस बात का। एमसीक्यू में ये भी एग्जामिनर कवर कर सकता है। व्हाट इज योर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? जल्दी 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 बताइए। व्हाट इज योर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फिर कितनी है? है बेटा, कहां से ला रहे हो? कहां से ला रहे हो? ला कहां से रहे हो? किधर से ला रहे हो? व्हाट इज योर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? तो फिर आपकी टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है बेटा? ओसीआई नेगेटिव है या पॉजिटिव है? देखो अब हमारे हालात देखो, हमारे हालात ये हैं। एक ही बंदे ने जवाब दिया सही से, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से वजाहत में। तो हमारे पास देखो, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना शो कर रहा है? 121,000। आवाज ही नहीं है बेटा, सही है। तो प्रॉफिट लॉस तक का इंपैक्ट ये आ गया। ओसीआई का इंपैक्ट 4,000 से नेगेटिव है। 1,000 देखो दो एंट्रीज होती हैं, सरप्लस क्रिएट करने की, सरप्लस रिवर्स करने की। इसका इफेक्ट थ्रू ओसीआई जाता है, लेकिन जो इंक्रीमेंटल उसका इफेक्ट ओसीआई के थ्रू नहीं जाता, वो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है।
सरप्लस टू रिटेन अर्निंग, समझे बात या नहीं? क्या कर रहे हो तुम लोग यार? तो 121,000 तुम्हारा प्रॉफिट लॉस का इम्पैक्ट है, -4,000 तुम्हारा जो है वो OCI इम्पैक्ट है, तो तुम्हारा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितना है? 1,17,000। नहीं सिखाया बेटा, नहीं सिखाया है। तो फिर मुझे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ट्रांसफर करते हुए दिखानी है, वो कितनी दिखानी है बेटा? 1,17,000, जो मैंने आपको सिखाया था। ये तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी मैंने आपको उस वक्त सिखा दी थी, इस वक्त मैंने क्या सिखाया था? रीवैल्यूएशन सिखाया था, नहीं बनाया था इसका एक्सट्रैक्ट हमने। उसके बाद जनाब रिक्वायर्ड क्या? रिक्वायर्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बताया ना 6 लाख। आवाज नहीं आ रही बेटा? बताया ना 1,20,000। नहीं तो दोबारा भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो मसले वाली बात नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं और शेयर कैपिटल की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, कोई इशू वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सही है, ये तो बनानी है ना। कौन से साल की? 30 जून बन जानी चाहिए। लेकिन अब बनाने के लिए क्या क्या ख्याल रखना है हमें, ये चीज समझिएगा इस बात का। क्या कहते हो? हाँ, बन जाएगी ऐसी? बन तो जाएगी सर, पता नहीं कैसे बनेगी। आसान है, डिविडेंड तो मैंने ज्यादा कुछ रखा ही नहीं है इसमें, वरना हमारे क्या कहते हैं खान साहब डिविडेंड में कंफ्यूज हो जाता है। नहीं, सही बताइए, कंफ्यूज होते क्या नहीं होते? बोलिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, आप सवाल कर लीजिए। देखो एक बात समझना, टाइम के लिहाज से डिविडेंड 2 है और कंसीडरेशन के लिहाज से भी डिविडेंड क्या है? 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा? 4। तो इसका मतलब क्या है? एक साल में ज्यादा में ज्यादा 4 डिविडेंड की क्या हो सकती है? एडजस्टमेंट हो सकती है। काउंटिंग टेक्निक नहीं पढ़ा? 2 डिविडेंड टाइमिंग के लिहाज से, इंटरिम और फाइनल, और 2 डिविडेंड जो हैं वो कंसीडरेशन के लिहाज से हैं, कैश और बोनस। तो अब क्या करो, 2 इंटू 2 करो, मल्टीप्लाई करो, 4 रिजल्ट बनेंगे। काउंटिंग टेक्निक्स बचपन में कभी सीखी हमने? मतलब इंटरिम, सॉरी फाइनल, कैश, आवाज नहीं आ रही बेटा, फाइनल, बोनस, जुड़ गए, फिर इंटरिम, कैश, इंटरिम, बोनस, खत्म। ये मैं की पॉइंट आपके दिमाग में रखवा रहा हूं, देखो ये ध्यान में रखिएगा। नंबर 1, फाइनल डिविडेंड की जो कैलकुलेशन होगी हमेशा बैलेंस बीडी पर होगी बस। मतलब अगर आपके पास सही बैलेंस बीडी मौजूद है, किसका? शेयर कैपिटल का, उसी पे कैलकुलेशन होगी, उसमें कोई एडिशन वगैरह आप कंसीडर ना करें। इंटरिम डिविडेंड के लिए आपको देखना होगा कि आप इंटरिम डिविडेंड कौन से पॉइंट पे इशू कर रहे हो। राइट शेयर इशू करने के बाद या उससे पहले, समझे बात या नहीं? अगर आप राइट शेयर इशू करने के बाद इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो तो फिर आप शेयर कैपिटल की वैल्यू को इंक्रीज कर दो राइट शेयर से, और जो वैल्यू है फिर उसके ऊपर परसेंटेज लगाओ किसकी? इंटरिम डिविडेंड की, चाहे वो बोनस हो चाहे वो कैश। समझे बात या नहीं? और अगर आप इंटरिम डिविडेंड पहले इशू कर रहे हो तो फिर राइट शेयर, तो फिर आप पहले क्या करो, अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज करो किससे? इंटरिम बोनस से। राइट शेयर की कैलकुलेशन जो है वो इंटरिम कैश डिविडेंड से अफेक्ट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उसमें शेयर कैपिटल में कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन अगर इंटरिम बोनस इशू हुआ तो शेयर कैपिटल में क्या हो गया? इजाफा हो गया ना। इसका मतलब देखो, 2 बातें सुनो अच्छी तरीके से। राइट शेयर अगर इंटरिम शेयर से क्या, इंटरिम क्या कहते हैं, डिविडेंड से पहले इशू हुए हैं, तो राइट शेयर का इशू होना शेयर कैपिटल की वैल्यू को चेंज करेगा, और शेयर कैपिटल के वैल्यू का चेंज होना
इंटरिम डिविडेंड चाहे वो कैश हो चाहे वो बोनस हो, दोनों की वर्किंग को करेगा, मुतासिर करेगा। क्या कहते हो? बात समझ में आती है? लेकिन अगर इंटरिम डिविडेंड किस फॉर्म में आया है? कैश फॉर्म में, तो उस पर तो कोई शेयर कैपिटल में तब्दीली नहीं आई। तो फिर वो इंटरिम कैश डिविडेंड अगर राइट शेयर से पहले है तो वो राइट शेयर की कैलकुलेशन को मुतासिर नहीं कर सकता। लेकिन अगर इंटरिम बोनस इशू जो है वो राइट शेयर से पहले है तो फिर राइट शेयर्स एलिमेंट कैलकुलेट करने के लिए उस बोनस इशू को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इन बातों को अच्छी तरह दिमाग में रखने की क्या है जरूरत है, याद रहेंगी ये बातें सारी की सारी। तो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ज्यादा में ज्यादा 4 डिविडेंड की एडजस्टमेंट हो सकती हैं ऑर्डिनरी शेयर से रिलेटेड, 2 फाइनल 2 इंटरिम, 2 फाइनल कैश और बोनस, 2 इंटरिम कैश और बोनस। फाइनल डिविडेंड हमेशा शेयर कैपिटल के बैलेंस बीडी पे ही निकलेगा, बस खत्म बात, ये फिट कर लो। इंटरिम के बारे में सोचना पड़ेगा तो कि क्या इंटरिम डिविडेंड देने से पहले कोई भी किसी भी किस्म का कोई शेयर इश्यू हुआ है या नहीं हुआ, बस ये सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सोच लेना अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करें बेटा, क्या इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी? जवाब दो बेटा। हमारे पास अब कितने हेड्स मौजूद हैं बताइए? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है? 360। ये ओपनिंग नहीं है, ख्याल रखना। प्रेफरेंस शेयर्स ओपनिंग में मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर इश्यू है। तो ओपनिंग बैलेंस खाली दिखाना है, डब्बा खाली दिखाना है, क्योंकि ये इस साल इश्यू होते हुए दिखाना है। क्या ख्याल है? उसके बाद शेयर प्रीमियम। अब चूंकि नहीं, क्योंकि बोनस शेयर इश्यू हुए हैं, और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन मैं ये अज्यूम करता हूं कि बोनस शेयर कहां से इश्यू होते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर क्वेश्चन मेंशन करे कि कहां से इश्यू हुए हैं शेयर, तो फिर आप उसको वहां से कंसीडर करें। शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, अदरवाइज रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो इसका मतलब ये होगा कि शेयर प्रीमियम जितना ओपनिंग है उतना ही क्या है? क्लोजिंग है। क्योंकि बोनस शेयर इश्यू है, कैश तो कोई जनरेट हुआ नहीं। अगेंस्ट कैश अगर शेयर इश्यू होते तो शेयर प्रीमियम की वैल्यू क्या होती? चेंज होती ना। तो ड्यूरिंग द ईयर कोई राइट शेयर इश्यू नहीं हुए, तो शेयर प्रीमियम में कोई तब्दीली वाकया नहीं हुई। हाँ, शेयर प्रीमियम में तब्दीली वाकया माननी पड़ेगी कब? जब बोनस शेयर कहां से इश्यू हुए? इसमें से। तो फिर ये बोनस शेयर इश्यू करने के बाद का बैलेंस है, तो इसका भी ओपनिंग निकालना पड़ जाएगा अगर मैं बोनस शेयर यहां से अज्यूम करूं। लेकिन फिल वक्त में यहां से अज्यूम नहीं कर रहा, मैं यहां से अज्यूम कर। क्या ख्याल है? उसके बाद रिजर्व फॉर फैक्ट्री है, उसके बाद अनएप्रोड प्रॉफिट है, उसके बाद क्या? जनरल रिजर्व है। तो 2 आपको दिए हुए हैं कैपिटल रिजर्व, 2 आपको दिए हुए हैं रेवेन्यू रिजर्व। एक रिजर्व आपने लाना है कहां पर? रिवर्शन के नाम से, और एक और रिजर्व नया क्रिएट होगा इस साल कंटीजेंसी के नाम से। तो जरा कॉलम गिन लीजिए, शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी, शेयर कैपिटल ऑर्डिनरी, शेयर कैपिटल प्रेफरेंस, बोलो। उसके बाद शेयर प्रीमियम, रिजर्व फॉर फैक्ट्री, कंटिजेंसी रिजर्व, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, फिर जनरल रिजर्व, और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, और फिर उसके बाद आखिर में आएगा टोटल। बताओ, सही है? स्टार्ट करें? हाँ, मार्क्स लिखते हैं। मार्क्स कितने हैं इसके? मार्क्स इसके 8 नंबर बस। हाँ, 8 नंबर लिखा हुआ है। 75% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर आर नाउ इशूड। तो जो इशूड है वो 75% है किसका? ऑथराइज कैपिटल का। तो 90,000 इशूड है ना। ट्रायल जो ट्रायल बैलेंस में वो इशूड ही तो है। बिल्कुल नहीं ना। ऑथोराइज शेयर जितने रजिस्टर्ड है उसका 90%, वो 75%। हाँ जी, बिजनेस का नेम लिखा हुआ है इसके ऊपर।
कंपनी नेम, जो भी दिया वो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, for the year ended 30th June 2018. डिस्क्रिप्शन स्पेस कम है तो आप उसको मिलियन में कर दें ताकि आपको लिखने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। ठीक है, शेयर कैपिटल, दो किस्म के आपके पास बेटा, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस। उसके बाद कैपिटल रिजर्व्स, ठीक है, शेयर प्रीमियम, ठीक है जी। और शेयर प्रीमियम के बाद बताओ बेटा, फैक्ट्री रिजर्व है, उसके बाद कंटीजेंसी रिजर्व जो इस साल बनाना है नया, उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस, उसके बाद कौन सा रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। हेडिंग तो लगेगी ना ऊपर, दो रिजर्व है ना आपके पास जो रेवेन्यू रिजर्व हैं। आवाज नहीं आ रही बेटा, रेवेन्यू रिजर्व्स। अच्छा, कौन कौन से रेवेन्यू रिजर्व हमारे पास है, रिटेन अर्निंग्स, और जनरल रिजर्व। ठीक है, उसके बाद आखिर में क्या आएगा, टोटल आएगा पक्का, बात से बोल रहा है भाई।
ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद हाँ जी, रुपीज इन थाउजेंड में रख लेते हैं वैल्यूज। ठीक है जनाब, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया आपके सामने। इसके अंदर आप क्या करें, यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पर आपको बैलेंस निकालना है। बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई। ठीक है जी। तो 1 जुलाई का बैलेंस क्या करें आप ये लिखें। तो आप जानते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का बैलेंस आपके पास वो नहीं है जो 1 जुलाई पे था। वो कितना है, वो आपको दिया गया है कितना, 3,60,000, जो कि 20% बोनस शेयर इशू करने के बाद। तो क्या करवा दें आप उसको ऐड, जरा रिवर्स करवाएं, उसकी वर्किंग जरा दिखाएं। तो ये हम वर्किंग कर लेते हैं हम यहाँ पर 360,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 120। तो यहाँ बैलेंस कितना था, 3 लाख था। जवाब दें। साल के स्टार्ट पे प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं हुआ, तो वो इस साल इशू हुआ है अभी। अच्छा जी, शेयर प्रीमियम का बैलेंस कितना दिया हुआ आपको बताइए, 14,000। सही है बेटा, बोलिए। फैक्ट्री रिजर्व कितना दिया हुआ है, कितना, 80,000। कंटीजेंसी रिजर्व इस साल क्रिएट करना है, साल के स्टार्ट में मौजूद नहीं है, सरप्लस मौजूद है। कितना सरप्लस मौजूद है, द बैलेंस ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस एट 30 जून। ये सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया उसने। तो ये सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 4 और 5 माइनस करने के, 4 और 1 यानी 5 माइनस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस है ना। तो हमें चाहिए साल के ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग कितना हुआ, 20,000। भाई अगर ये क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस का, तो ये इतने से
सरप्लस डेबिट और एसेट क्रेडिट करने के बाद है, इतने से रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट और सरप्लस डेबिट करने के बाद है। जरा सोचिए, लेकिन ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा हुआ, ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ नहीं है, ये अलग से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बस ये अलग से बताया गया, ऊपर ट्रायल बैलेंस बताया नहीं गया। तो ट्रायल बैलेंस में मैं अज्यूम करूंगा इस जो प्रॉफिट है ना आपका अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, इस पे सिर्फ किसका इम्पैक्ट आया है? बोनस शेयर का। ठीक है जी। तो अब आपके सामने है जनाब, तो सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस क्या हुआ आपके पास? 20,000, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस दे दिया उसने आपको। अब मुझे चाहिए रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस। हाँ भाई, तो रिटेन अर्निंग जो है अगर वो डिविडेंड की एंट्री बनने के बाद है तो डिविडेंड आपने निकाला होगा 3 लाख का 20%, 3 लाख का 20% 60,000। जवाब दो। तो 60,000 की एंट्री बनी होगी रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो रिटेन अर्निंग में 60,000 से कमी आई होगी, शेयर कैपिटल में 60,000 का इजाफा होगा, तो जब भी तो शेयर कैपिटल 60,000 से बढ़ाने के बाद है और रिटेन अर्निंग 60,000 कम करने के बाद है। तो अगर हम रिटेन अर्निंग में 60,000 एड बैक करवाते हैं हमें क्या मिलेगा? रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना? 162,000। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 30। इसमें जो भी ट्रांसफर होगा वो अभी परफॉर्म होगा। टोटल आप खुद निकाल लीजिएगा, टोटल का टाइम नहीं है अभी इस वक्त, है ना। चले ओके, उसके बाद अब क्या करना है बेटा? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ व्हाट? प्रेफरेंस शेयर्स। कितने? 90,000। आवाज नहीं आ रही बेटा, जवाब दीजिए बेटा प्लीज। ये हो गया। उसके बाद बोनस शेयर को मैं दिखाऊंगा कहां पर? डिविडेंड में, अलग से डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर्स के अंदर। अच्छा, अब तो चाहिए आप सबकी, क्या चाहिए? कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। इस साल की कॉम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? 2018। तो 121,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तवज्जो करो, तो जरा देखना समझना बात को। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको सीधा ऐड कर दो किसमें? रिटेन अर्निंग में। यानी 121 में कहां ऐड कर रहा हूं? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की बेटा। रिटेन्ड अर्निंग्स, सही है। और 4 में कहां से लेस कर रहा हूं? रिवर्जन सरप्लस से। तो मैंने 121 का इफेक्ट लिया इक्विटी पे पॉजिटिव, 4 का इफेक्ट लिया नेगेटिव, यानी मैंने टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी ट्रांसफर की? 100। तो टोटल के कॉलम में इफेक्ट कितने का? 1,17,000। सही है। अच्छा जी, ये भी ट्रांसफर हो गए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर्स, हाँ बेटा 20%, 20% फाइनल बोनस इशू। जवाब दो बेटा। कितना? 60,000। जवाब दो। 60,000 से रिटेन अर्निंग डेबिट, आवाज नहीं आ रही बेटा। 60,000 से रिटेन अर्निंग डेबिट और 60,000 से शेयर कैपिटल कर। सही है। जवाब दीजिए बेटा। उसके बाद क्या आना है? ट्रांसफर्स। अब बहुत सारे ट्रांसफर्स हैं।
सबसे पहले इंक्रीमेंटल एंट्री बनी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कितने से, 1000 से। जवाब दो। और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से, 1000 से। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आवाज नहीं आ रही बेटा। कितना ट्रांसफर करना है प्रॉफिट जनरल रिजर्व में, 45,000, मतलब रुपीज इन मिलियन में लिखा हुआ है ना। 45 मिलियन है तो हम 1000 में ले रहे हैं, तो 45,000 लिख दें जरा, इफेक्ट ये लिखा हुआ है वहां पर, वेरीफाई कर लें सब लोग। ट्रांसफर में लिखा हुआ है जनाब, ये करना है ट्रांसफर। तो इसकी ट्रांसफर की एंट्री क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट जनरल रिजर्व क्रेडिट। तो रिटेन अर्निंग्स आप 45,000 क्या कर दें, माइनस कर दें, और जनरल रिजर्व में क्या करते हैं, 45,000 क्या करते हैं, ऐड कर दें। सही है। दूसरा ट्रांसफर क्या है, क्लोज द फैक्ट्री रिजर्व। तो फैक्ट्री रिजर्व क्रिएट हुआ हुआ है कितने से, 80,000 से। खत्म कैसे करेंगे, डेबिट करके। फैक्ट्री रिजर्व डेबिट कितने से, 80,000 से। रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट कितने से, 80,000 से। जो नया रिजर्व क्रिएट करना है, कौन सा रिजर्व है, तो क्या बोलेंगे, ओपन कंटिजेंसी रिजर्व। ठीक है, कितना, 30। तो कंटिजेंसी रिजर्व क्रेडिट 31,000 से, जवाब दो। और रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट 31,000। ठीक है बेटा, इस तरह मिल जाएंगे आपको ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है जनाब, तो ये आप क्लोजिंग बैलेंस निकालना जरा, क्या क्या बनते हैं इसके। तो आप बैलेंस सबसे पहले निकालेंगे, बैलेंस
एज ऑन 30 जून। जवाब दे कितना? 360,000। फिर उसके बाद 90,000, 14,000 नील हो जाएगा। उसके बाद 31,000, 15,000, 228,000 और 80,000। ये आपके सामने जनाब ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।